जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी जानकारी के साथ। नए वक्फ कानून को लेकर देश भर में जारी सियासी गर्माहट के बीच थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस कानून के खिलाफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत कई बड़े नेता और कई संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ सुनवाई करेगी। कोर्ट ने अब तक इस मामले में 10 याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, यानी लिस्ट किया है, जिस पर आज दलीलें पेश की जाएंगी। कोर्ट के सामने सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर इस कानून को लेकर कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। विपक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी एक धर्म को ये सरकार टारगेट कर रही है और इसीलिए कानून लाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला कुछ मुस्लिम संगठनों की ओर से बताया जा रहा है। तो फिलहाल सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच थोड़ी ही देर में इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। पक्ष विपक्ष की ओर से आपको बता दें कि 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें बीजेपी शासित 6 राज्यों ने भी याचिका इस कानून के समर्थन में दाखिल की है, जबकि विपक्ष की ओर से भी कई याचिकाएं दी गई हैं। रजनीश सिन्हा लगातार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट परिसर में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि रजनीश, पूरे देश की निगाहें अब इस पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या कहता है, क्योंकि पक्ष विपक्ष की ओर से जो याचिकाएं दाखिल की गई उसमें से 10 याचिकाएं जो लिस्ट की गई हैं उनमें कई राजनीतिक पार्टियों की याचिकाएं हैं, धार्मिक संगठनों की ओर से भी याचिका दी गई है। मुख्य मुद्दा क्या है? संवैधानिक वैधता को लेकर सवाल है या फिर कुछ और भी है? हाँ, देखिए, मुख्य जो मुद्दा है वो तो यही है। हर याचिकाकर्ता ने अपने अपने तरीके से इसके जो डिफरेंट क्लॉजेज हैं संशोधन में उस पर आपत्ति जताई है। और जैसा मैंने कहा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी जो कि जिसकी बात होती है संविधान में, उसको उन्होंने इसमें आधार भी बनाया। कुछ लोगों ने उनका कहना है कि हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमारे धर्म में किसी और का हस्तक्षेप क्यों हो। आप 21 सदस्यीय टीम बना रहे हैं वक्फ कमेटी की और उसमें 10 मुसलमान हैं, बाकी गैर मुस्लिम भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, तो इस तरह से लोगों को हमारे धर्म में इंटरफेयर क्यों करवाया जा रहा है, ये सवाल बार बार याचिकाकर्ता उठा रहे हैं। और सरकार कह रहे हैं कि इससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। जो जमीनें हड़पी जाती हैं बहुत बार गलत तरीके से, वो नहीं होगा, गरीबों को उनका हक मिलेगा, वंचितों को उनका हक मिलेगा। इसमें पिछड़े मुसलमानों को भी रखा गया है तो फायदा उनका भी होगा। ये तमाम बातें कही जा रही हैं लगातार। और जो जिस तरीके से ये याचिकाओं पर अब सुनवाई किसी भी वक्त शुरू हो जाएगी, तो उसको लेकर लगातार बातचीत इस वक्त चल रही है। यहाँ पर भी गहमा गहमी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बनी हुई है। लगातार जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील पहुंच रहे हैं, अलग अलग संस्था के लोग हैं, इंडिविजुअल पहुंचे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे हैं, सबकी नजर है। जैसा मैंने बताया, 7 राज्य जो हैं उन्होंने इसके पक्ष में उन्होंने ये डाला है, इस कानून के पक्ष में याचिका डाली है। उनका कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ये कानून चलनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने केविएट दाखिल किया है। केविएट यानी अगर कोर्ट कोई भी फैसला सुना है उसके पहले एक बार दूसरे पक्ष की भी बात सुनी जाए, यानी किसी भी तरीके का आदेश पारित करने के पहले एक बार दूसरे पक्ष को उनकी बात कहने का मौका मिले, इसके लिए केविएट दाखिल किया गया है। तो अब किसी देर में सुनवाई शुरू होगी। जी बंदा, ठीक है रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नए वक्फ कानून का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यहां पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं किया जाएगा। और कोलकाता में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक में ममता ने वक्फ कानून को असंवैधानिक बता दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। ममता ने कहा कि देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है सरकार, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। सुनिए। मेरे को चैलेंज है, अगर वॉकआउट एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में ये एक्ट पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी से ले। लेकिन आप चालाकी किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। अनेक वक्फ प्रॉपर्टी हिंदू लोगों ने भी दिया है सोशल वर्क करने के लिए, और बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहते हैं। ए बीजेपी वालों, अच्छा से सुन लो, इसमें वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको?
आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि टुकड़ा टुकड़ा सरकार करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करना चाहती है सरकार। वहीं जो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचे हैं और जो याचिकाएं उन्होंने दाखिल की गई हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कि जो प्रोविजन नई लाई गई है, ये किसी न किसी तरह जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसकी जो प्रावधान है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है, नंबर 1। नंबर 2, नए अमेंडमेंट में ये शर्त लगाई गई है कि 6 महीने के अंदर हर वक्फ को अपने अपने कहना चाहिए कि दस्तावेजी सबूत पोर्टल पर दाखिल करने होंगे। अब हिंदुस्तान में तो गुज़िस्ता 300-400 सालों से भी बहुत सारे वक्फ मौजूद हैं और 1908 से पहले, रजिस्ट्रेशन एक्ट आने से पहले, कोई भी वक्फ जो है वो ज़बानी होता था। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ तहरीरें, सादी तहरीरें रहती थी, जिसे आज पोर्टल पर अमेंडमेंट के मुताबिक कबूल किया जाएगा नहीं किया जाएगा उसका कोई खुलासा नहीं किया गया है। और बहुत सारे वक्फ के तो कागजात ही नहीं है, लेकिन वो वक्फ हैं, इस्तेमाल हो रही है जगह वक्फ के लिए। तो इस तरह का जो अमेंडमेंट किया गया है ये सही नहीं है और जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो भी गैर दस्तूरी हुआ है। अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये अमेंडमेंट लादा गया है आवाम के ऊपर। इस वास्ते हम लोगों ने इनफरादी तौर पर भी याचिका दाखिल की है। आज हिंदुस्तान में अदालतें ही ऐसी जगह हैं जहां पर इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले में इंसाफ करेगी और इंसाफ से काम लेगी। हमारी मांग ये है कि जो ये एक्ट आया है, जो पहले बिल की शक्ल में आया फिर कानून बन गया, वो कानून खत्म किया जाए। अभी सरे-दस्त तो हम लोग स्टे ऑर्डर चाहिए, हमको उसको रोक चाहिए हमको, और बाद में ऑर्डर में हमको वो कानून हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ये हमारी मांग है। मुख्य बिंदु यही है कि ये जो काम हो रहा है गैर कानूनी काम हो रहा है। ये वक्फ हमारी संस्था है, हमारा बच्चा है। वो ठीक है, हमारे बच्चे के अंदर कुछ बिगाड़ है तो उसको हम सुधार लेंगे, आप मत सुधारो। उसको सुधारना हमारा काम है, हमारे बच्चे को आप मत लो। वक्फ बोर्ड को अपना बच्चा बताते हुए आपने सुना, ये कहा जा रहा है कि हमारा बच्चा है, हम सुधार लेंगे, सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रजनीश, तमाम तरह की दलीलें आज हम देख रहे हैं जो वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ भी देखी जा रही हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि 3 बड़े बदलाव इसमें हुए हैं। जो संशोधन किया गया है उसमें एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बोर्ड का उसको बदला गया है, और दूसरा प्रॉपर्टी का जो कंट्रोल था उसको सीमित किया गया है। तीसरा ये कि जो प्रॉपर्टी का बंटवारा गलत तरीके से हो रहा था, यानी कुछ लोगों को ही इसका मिल रहा था, वो अब अपने ढंग से सरकार वितरित करेगी। इसके साथ ही क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 98% वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये राजस्व के रिकॉर्ड में ही नहीं है, यानी जैसे ही ये कानून लागू होगा ये सभी संपत्तियां छिन जाएंगी। ऐसा अलग अलग स्टेट्स में भी होगा। देखिए, जो इस तरह के बयान आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को डेविएट कर रहे हैं और मिसलीडिंग जो बयान आ रहे हैं वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। कई इलाकों में हम गए जहाँ पर लोगों ने कहा कि हमारा मस्जिद छिन जाएगा, हमारा मदरसा छिन जाएगा, हमारे घर छिन जाएंगे। तो ये जो मिसलीडिंग कोट्स आ रहे हैं ना, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आ रहे हों या जो लोकल्स जिनको बहुत जानकारी नहीं है वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि जनमानस तक वक्फ को लेकर जो सही जानकारी है वो नहीं पहुँच पा रही है। जो संशोधन हुए हैं उनकी खिलाफत कर रहे हैं, वो गलत हैं, लेकिन वो क्यों गलत है, क्या गलत है, इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं। और ये कारण है कि देखिए कई इलाकों में किस तरीके से हिंसा हो रही है,
तोड़फोड़ मच रहा है, लोग लगातार मार्च कर रहे हैं, किस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वक्फ को लेकर पहले भी लोगों के बारे में कम जानकारी थी। जैसे पहले कहा जाता कि इसमें पारदर्शिता है, बहुत कुछ क्लियर नहीं था, और अब जब क्लैरिटी लाने की कोशिश हो रही तो फिर एक बार लोगों में इसको लेकर कम जागरूकता देखी जा रही है। तो ज़रूरत इस बात की भी है कि लोगों को कंसल्ट किया जाए, बताया जाए, और सरकार जो बार बार अपनी बातों को रख रही है कि देखिए हमने जो स्ट्रक्चरल चेंज किया है, स्ट्रक्चरल चेंज से सबकी सहभागिता होगी, वक्फ की जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है और तमाम जो ग्रुप्स हैं जो अपोज कर रहे हैं इस बिल को, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। तो हमें लगा हमें भी शरण में जाना चाहिए, और हम भी क्योंकि स्टेक होल्डर हैं, और हमने कहा है कि हमने भी इंटरवेंशन की एक एप्लीकेशन मूव की है, और हमें उम्मीद है कि गरीबों का जो दर्द है जो हम महसूस कर रहे हैं उसको भी सुना जाना चाहिए। तो हमने भी इंटरवेंशन की एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई है। हमें उम्मीद है कि गरीबों को न्याय अवश्य मिलेगा। पर जिस हिसाब से कहा गया डर का माहौल है कहीं ना कहीं, जैसे कि प्रोटेस्ट अगर मुर्शिदाबाद का ही देखा जाए, लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों का डर है जो इस तरीके से निकल रहा है। गरीब मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, और मैंने कहा है कि जो विरोध कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं हैं, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। ये वही मुसलमान हैं जो चुनाव के वक्त भी पॉलिटिकल मर्डर्स करते हुए नज़र आते हैं। हाँ, आज एक बात का फ़र्क है कि इन तमाम पॉलिटिकल मुसलमानों ने अब गोल टोपी का सहारा लेना शुरू कर दिया, और ये तमाम लोग अपनी गोल टोपियों में नज़र आ रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो पॉलिटिकल मर्डर्स करते थे। आपने देखा ना, ऐसा नहीं है बंगाल पहली बार जल रहा है, बंगाल तो लगातार जलता रहा है, और उनको पीछे से जो सपोर्ट है गवर्नमेंट का, हम तो ये कहेंगे बल्कि सरकार द्वारा प्रायोजित है ये, कि आप देश को जलाइए, प्रदेश को जलाइए, और एक सुप्रीम कोर्ट तक एक संदेश पहुंचे कि जो दिक्कतें आ रही हैं प्रॉपर, ये सारी दिक्कतें एक आम मुसलमान परेशान हो रहा है, इसलिए वो इस एग्रेशन पे उतारा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पीछे वक्फ माफिया है, इसके पीछे वो वक्फ लूटर्स हैं, इसके पीछे वही पूरा गैंग है जो वक्फ का बेनिफिशियरी है, और उसको ये डर है कि हमसे ये संपत्तियां छिन जाएंगी, जो 9 लाख हेक्टेयर भूमि है ये हमसे चली जाएगी, और फिर इस प्रॉपर्टी के ऊपर गरीबों को जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो वो घबराया हुआ है, और वो अपने आप डरा हुआ है, इसलिए वो मुस्लिम आवाम को डराने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जहां आपको अराजकता का माहौल दिखाई दे रहा है, वो भी वहां जहां प्रायोजित है, वहीं दूसरी ओर जब मैं दिल्ली से देहरादून गया इस एक्ट के पास होने के बाद, तो मैंने देखा कि देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार के अंदर 8 जगह जहां जहां पुतला दहन हुआ था वहां स्वागत हुआ। मुसलमान दाढ़ी वाले, टोपी वाले डांस कर रहे हैं, वो खुशियां मना रहे हैं, उनको उम्मीद जगी है कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। तो ये क्या है, कहीं तो गड़बड़ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के इस एक्ट को रोकने के लिए ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं। बहुत सतर्कता के साथ, बहुत समझदारी के साथ इन तमाम मामलों को देखने की ज़रूरत है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, जो लोग अराजकता फैला रहे हैं, जो लोग आगजनी। और इस बीच एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई शुरू हो गई है। 10 याचिकाएं जो लिस्ट की गई हैं उनको लेकर दलीलें रखी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। कार्रवाई शुरू हो गई है, 3 जजों की बेंच इस वक्त सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई है इस वक्त। ये बड़ी जानकारी, वक्फ कानून को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है, और हर अपडेट सबसे पहले हम आपको बताएंगे किस तरह से कार्रवाई चल रही है और क्या दलीलें रखी जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है वक्फ कानून के पक्ष में और विपक्ष में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि कपिल सिब्बल इस वक्त अपना तर्क रख रहे हैं। रजनीश सिन्हा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा लाइव। रजनीश, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई है और कपिल सिब्बल जो तर्क रख रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं की ओर से अनुरोध किया गया था कोर्ट से कि जल्द से जल्द इन मामलों को लेकर सुनवाई की जाए। बिल्कुल, देखिए सुनवाई शुरू हो गई है और सीजेआई खुद पूरी सुनवाई कर रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि कोर्ट का डेकोरम बना के रखा जाए। आप लोग कोर्ट का डेकोरम बना के रखिए, सभी को एक साथ सुनना मुश्किल है। तो आपकी जो रीट है उसमें जिसकी अलग अलग बातें हैं, जैसे जैसे मैं नाम पुकारूंगा वो अपनी बात रखेंगे। कुछ वकील पहले कह रहे थे कि मैं सीनियर हूँ, पहले मुझे बोलने का मौका दिया। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें कहा गया कि एक डेकोरम बना के रखा जाए कोर्ट में, और जिसका नाम पुकारा जाएगा वो अपनी बातों को रखा जाएगा। इतने सारे रीट में इतने सारे याचिकाकर्ता में सबकी बात अगर नया भी आ पाए तो उन लोगों का जिनका नाम पुकारा जाए उनकी रीट में अलग अलग बातें हैं, उन सबको बोलने का मौका, अपनी बातें रखने का मौका दिया जाएगा। तो सुनवाई शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में 3 जजों की ये पीठ बैठी है, जिसमें के विश्वनाथन है, पीवी संजय कुमार हैं और खुद चीफ जस्टिस हैं। और अब अपनी अपनी बात जो अधिवक्ता हैं वो अपने अपने याचिकाकर्ताओं की ओर से रख रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, कई स्टेट्स हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उनकी ओर से
इस कानून के समर्थन में भी याचिका दी गई है। अभी हम सुन रहे थे उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स को, वो ये कह रहे थे कि जो गरीब मुसलमान हैं उनका अधिकार उनको मिलेगा, इसलिए जो कुछ ठेकेदार हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा था वो जरूर परेशान हो रहे हैं और इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। क्या ये विरोध राजनीतिक है? क्योंकि बंगाल में जिस तरह की हिंसा भड़की हुई है उसको लेकर भी साजिश की बू आ रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इसमें एक पॉलिटिकल अपीजमेंट वाली बात तो होती ही है कि ध्रुवीकरण करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ रखने के लिए, जिस तरीके का बयान अभी हम लोग बंगाल के मुख्यमंत्री को भी सुन रहे थे और वो जिस तरीके से बिल्कुल ताकीद कर रही थी बीजेपी को कि आने वाले वक्त में अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा नहीं होगा, जो जमीन छीनी जा रही है उसमें हिंदू भी रह रहे हैं। ठीक है रजनीश, लौटेंगे आपके पास। इमरान मसूद की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुनते हैं। कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि न्याय जरूर होगा। सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे सामने दो एस्पेक्ट हैं, एक तो जो याचिका हाईकोर्ट में पहले से लंबित है उनका क्या स्टेटस है उसके बारे में बताया जाए, और वकीलों से पूछा है कि आपका आर्गुइंग पॉइंट क्या होगा, किन मुद्दों के ऊपर, किन पॉइंट्स के ऊपर आप बहस करेंगे उसके बारे में बताइए। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में अधिवक्ता ज्यादा बताएंगे, हम नेता नहीं बता सकते अब ये, लेकिन हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि हमें निश्चित रूप से यहाँ से न्याय मिलेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, पूछा है कि हाईकोर्ट में जो मामले पहले से पेंडिंग थे, क्योंकि वक्फ जो पुराना बिल था उसको हाईकोर्ट में अलग अलग हाईकोर्ट्स में चैलेंज किया हुआ था, कई पिटीशन पेंडिंग थी, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि क्या हम इस मामले में सुनवाई करें या फिर इनको वापस हाईकोर्ट भेज दें। यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इशारा भी दिया है कि या तो वो सुनवाई करेगा या फिर इसको हाईकोर्ट वापस भेज देगा। तो आप किस तरह से देखते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट इसको वापस हाईकोर्ट भेज? देखिए, अभी इस बारे में मेरे कहना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करते हैं क्या नहीं करते हैं उसके बारे में अधिवक्तागणों के साथ मशवरा कर ही तभी कोई बयान दे पाएंगे। इस तरह बयान देने से तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई, होपफुल हैं आप? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से तो होपफुल होंगे ही, सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं हमें न्याय की उम्मीद होगी। क्या बिंदु है सर जो आप लोग? देखिए, हमने कहा कि ओवरलैपिंग की गई है, संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है, जो संविधान का मूल है। एक राइट टू इक्वलिटी की बात जब हम करते हैं, सबको समान अधिकार की, तो हमारे अधिकारों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। अधिकार छीने जा रहे, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं वक्फ कानून के लागू होने के बाद जिस तरह से हिंसा पश्चिम बंगाल में भड़की है उसको लेकर बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल की ओर से बयान सामने आया। ममता बनर्जी पर उन्होंने निशाना साधा और कहा है कि दंगों को रोकने के बजाय ममता मौलानाओं से मुलाकातें कर रही हैं। इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अनुच्छेद 26 का उदाहरण कपिल सिब्बल की ओर से कोर्ट में दिया गया है। वो अपना तर्क रख रहे हैं क्योंकि सुनवाई शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि वो धीरे धीरे इस पूरे मामले को लेकर एक एक करके सुनवाई करेंगे। एक एक याचिका को लेकर जो दलीलें हैं उनके सामने रखी जा रही हैं। उधर जगदम्बिका पाल की ओर से जो कहा जा रहा है वो हम आपको बता देते हैं। दंगों को रोकने के बजाय ममता पर उन्होंने आरोप लगाया कि मौलानाओं से मुलाकातें कर रही हैं, वो उकसा रही हैं वक्फ कानून को लेकर। उन्होंने कहा कि ये देश भारत के संविधान से चलता है, मौलाना के फतवे से नहीं चलता। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाएंगे। मुर्शिदाबाद में इन दिनों वक्फ को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी वजह से अभी भी वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगदम्बिका पाल मौजूद हैं। सर, मुर्शिदाबाद में वक्फ को लेकर लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कई हिंदू वहां से पलायन करने को मजबूर हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। पिता पुत्र को घर से निकाल करके रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने पिता पुत्र को मार दिया। मुर्शिदाबाद में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, लोग घरों को छोड़ रहे हैं, हिंदू बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं, मालदा जा रहे हैं। आज 24 परगना में भी वो दंगाई पुलिस की मौजूदगी में भी बसों को जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो बंगाल तो जल रहा है, बंगाल की स्थिति सामान्य नहीं है। और इसके बाद ममता बनर्जी उसको रोकने के बजाय मौलानाओं और इमामों से मिल करके संदेश दे रहे हैं कि मैं वक्फ के लिए मतलब आपके साथ हूँ। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है, कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सर, उन्होंने इंडिया गठबंधन से भी कहा है कि एकजुटता दिखाएं, और साथ ही वो ये भी कहते हुए नजर आई हैं कि हमारे रहते हुए राज्य में हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे। अरे कितना बड़ा बंटवारा है कि हिंदू पिता पुत्र मार दिया गया, हिंदू पलायन कर रहे हैं, एक बयान आज तक नहीं आया, और मुसलमान के मौलानाओं से और इमामों से मिल रही हैं। तो वो तो जिस तरह से बंटवारा कर रही हैं, ऐसी स्थिति हो रही जैसे 47 की स्थिति पैदा कर रही हो। तो आज वो इंडिया गठबंधन को भी क्यों जोड़ें? इसका मतलब
लोकसभा में तो अकेले लड़ी, इंडिया गठबंधन से अलग होकर के लड़ी, और अब वक्फ के कानून को लेकर के इंडिया गठबंधन को यूनाइट कर रहे हैं। तो उनको क्या सुप्रीम कोर्ट पे नहीं भरोसा है? वो इस गठबंधन को इकट्ठा करके देश में आंदोलन पैदा करना चाहती। ये पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए विधि सम्मत कानून के खिलाफ सड़कों पे लड़ना चाहती हैं। तो ये देश में हिंदू मुसलमान बांटना चाहती है कि हिंदू मुसलमान को नहीं होने देने की बात कर रहे हैं। इससे तो साफ लग रहा है जो अपील कर रही हैं कि उससे आएँ और मुस्लिम तुष्टीकरण में हिंदू मुसलमान का बंटवारा हो। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वक्फ कानून को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की ओर से कहा गया है कि 2 पहलुओं का जवाब चाहिए। उनकी ओर से कहा गया है कि क्या इस मामले को हाईकोर्ट भेजना चाहिए, और जो डिटेल में जो जानकारी रखी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कपिल सिब्बल की ओर से, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सीजेआई की ओर से कहा गया है कि आप किन बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं, आप बड़ी बातें हमारे सामने रखिए क्योंकि समय की कमी है। रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, जो बातें अभी कपिल सिब्बल की ओर से रखी जा रही हैं कोर्ट के सामने, सीजेआई के सामने, वो ये कह रहे हैं कि बहुत डिटेल में आप मत बताइए, केवल बड़ी बातें बताइए क्योंकि समय कम है। और हमने देखा था कि सदन के पटल पर भी जब ये बिल रखा गया था उस दौरान भी कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 26 का जिक्र किया था और कई तरह की जो पेचीदगियां थी उस पर सवाल उठाए थे, जिसका जवाब किरण रिजिजू ने दिया था। लेकिन आज कोर्ट के सामने वो ये सब बातें रख रहे हैं। जी देखिए, मैंने शुरू में ही बताया आपको कि किस तरीके से कोर्ट ने ये कहा कि आप कोर्ट का डेकोरम बना के रखिए, इस केस को क्यों नहीं हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। उन्होंने कहा याचिकाएं बहुत सारी हैं जिनमें अलग अलग पॉइंट्स होंगे, उनको हम एक एक करके सुनेंगे। हम लोगों ने जितने रीट्स फाइल हुए हैं उनको देखा है और हम लोग नाम पुकारेंगे, लेकिन वक्त इतना नहीं है कि एक वकील को बहुत ज़्यादा वक्त दिया जाए। तो आप कम शब्दों में अपनी बातों को रखिए। और यही बात जब कपिल सिब्बल अपनी बातों को रख रहे थे तो सीजेआई ने कहा कि देखिए आप जल्दी, वक्त कम है और सभी को अपनी अपनी बातें रखनी है, तो उस तरीके से ही बातों को रखा जाए। क्योंकि याचिकाकर्ताओं की लंबी फेहरिस्त है जो इसके विरोध में है, जो इसके पक्ष में हो सकता है उनसे भी पूछा जाए, उनसे भी सवाल किए जाए, उनकी बातों को लिया जाए। तो ऐसे में वक्त लगेगा और इसलिए कोशिश है माननीय न्यायालय की कि सबको एक एक बार मौका जरूर मिले, सब अपनी बातों को रख सके। रिटर्न जो उन्होंने याचिका फाइल किया है उसके अलावा भी अपनी बातों को अगर रखना चाहते हैं, उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द जस्टिफाई करें। जी बिल्कुल रजनीश, आनंद फानन में कोई टिप्पणी कोर्ट भी नहीं करना चाहता है और इसलिए यह भी कहा जा रहा है कोर्ट की ओर से कि क्या इस मामले को हाई कोर्ट भेजना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी सुनवाई है और जो ये कानून पारित हुआ है, कानून लागू हुआ है, बिल्कुल देखिए, संसद में बिल पास हो गया, लेकिन उसके बाद आखिरी जो इसकी अग्नि परीक्षा है वो कोर्ट में हो रही है। बिल्कुल देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा मामला जो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है उसमें खुद जो माननीय न्यायाधीश होते हैं वो पूछते हैं कि इस मामले में आप क्या निचली अदालतों में गए थे, वहां पर आपने अपने बातों को रखा है, या उच्च न्यायालय में आप गए थे। तो उसी बात का हवाला देते हुए यहाँ पर भी माननीय न्यायाधीश ने शायद इन बातों को रखा होगा। लेकिन फिलहाल इस पर अभी लंबी बहस चलेगी, यानी सबको मौका दिया जाएगा, सब अपनी अपनी बातों को रखेंगे। वक्त कम है लेकिन इसके बावजूद भी जो भी वहाँ अधिवक्ता मौजूद है उनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को जस्टिफाई करना, जिस समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, धार्मिक अधिकार जो कुछ कह रहे हैं, किस तरह से इंटरवीन किया जा रहा है। अभी हम सुन रहे थे कोई किन्हीं का बयान जो वो ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे जैसा और हमारे बच्चे के पालन पोषण में का ध्यान हमें रखना है, कोई इसमें दखलंदाजी ना करे। तो सबकी अपनी अपनी तरीके की दलीलें हैं और माननीय न्यायालय को सब कुछ सुनना है और उसके बाद वो अपने फैसले तक पहुंचेंगे, तो थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई लगातार चल रही है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि कपिल सिब्बल की ओर से आर्टिकल 26 का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि ये उल्लंघन करता है कानून इस आर्टिकल का। इसके साथ ही सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, दखल दे रही है। यह भी कहा कि 5 साल से मुस्लिम हूं या नहीं हूं, इसका पैमाना क्या है। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। वक्फ की परिभाषा देखने के लिए सिब्बल की ओर से रिक्वेस्ट की गई है। अनुच्छेद 26 का उल्लंघन होने की बात कपिल सिब्बल ने कही है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि 10 याचिकाएं लिस्ट की गई हैं। पक्ष और विपक्ष में 70 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप किन पॉइंट्स पर बहस करना चाहते हैं, ये आप अपनी बात रखें। बड़ी बड़ी बातें केवल कोर्ट के सामने रखी जाए। बहुत डिटेल में अगर आप जाएंगे तो समय वेस्ट होगा और दूसरे लोगों को भी अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाएगा। अब सरकारी आदमी जो बैठेगा वो कुछ जानता ही नहीं है, तो हमारे रिचुअल्स को, हमारे जो मजहबी रसूमात हैं
वो जब कुछ जानता ही नहीं है तो उसको करेगा क्या, उसको लेके बड़ी दिक्कत आएगी। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ इंसाफ करेगा। देखिए, बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है। मैं हिंसा करने वालों से कहूँगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट्स दिए हैं बात कहने के, उस कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के हिसाब से बात कीजिए। ऐसी बात न कीजिए कि किसी माँ की गोदी उजड़ जाए, किसी औरत का सुहाग लुट जाए। किसी सरकारी वाहन को क्षति पहुँचाना, सरकारी इमारत को आग लगा देना मेरे ख्याल से गलत है। और पूरी तरीके से जो भी आपका एहतजाज है वो पुरअमन तरीके से हो। आप डेलीगेशन बना के मिलिए, आप अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को लीजिए अपने साथ में और डेलीगेशन बना के अपने मसाइल का हल कीजिए। मसाइल का हल ये नहीं है कि आप बिल्डिंगों को आग लगा दीजिए, वाहनों को आग लगा दीजिए, शीशों को तोड़ दीजिए, दुकानों को जला दीजिए। ये मसाइल का हल नहीं है। वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच इस वक्त सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी जा रही हैं। कपिल सिब्बल इस वक्त अपने तर्क रख रहे हैं और उनकी ओर से आर्टिकल 26 का हवाला दिया गया है। रजनीश लगातार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और अभी भी बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए ये जो भी लोग जिन्होंने भी यहाँ पर अपनी पिटिशंस लगाई हैं उनका यही कहना है कि हमें इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, इसका हमें पूरा भरोसा है। हमारे धर्म में जिस तरह से इंटरवीन किया जा रहा है, हमारे धर्म में जिस तरह से हस्तक्षेप किया जा रहा है, हमारा जो राइट टू प्रोफेस है, धर्म हमें मानने का जो अधिकार है उसे रोका जा रहा है। ये सब कुछ दलीलें दी गई हैं। अंदर कपिल सिब्बल ने कहा है कोर्ट के अंदर कि देखिए कहीं ना कहीं हमें रोका जा रहा है कि हमारा जो धार्मिक अधिकार है, यानी मुसलमानों का जो धार्मिक अधिकार है, उसमें हस्तक्षेप की कोशिश ये गलत है। यहाँ पर भी कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अगर मैं सनातन धर्म का मेंबर बन जाऊँ, बोर्ड का मेंबर बन जाऊँ, तो मैं कैसे उस धर्म को चला पाऊंगा। तो जो हमारा बोर्ड है, जो मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड है, उसमें बाहर के लोगों को, गैर मुस्लिमों को क्यों इजाज़त दी जा रही है अंदर आने की। इन तमाम बातों को लेकर अलग अलग दलील दी जा रही है और अंदर कोर्ट में अभी भी इस पर लगातार जितने एप्लीकेंट्स हैं वो अपनी अपनी बात एक एक करके कहेंगे और कोर्ट बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा है, क्योंकि यहाँ पर खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, उनकी कोर्ट में ये पूरी सुनवाई चल रही है और ये दलील बार बार दी जा रही है कि हमें हमारे धर्म का पालन करने से रोका जा रहा है, उसमें इंटरवीन किया जा रहा है, उसमें दखलंदाजी की जा रही है, जो बिल्कुल वाजिब नहीं है। जी बिल्कुल। और रजनीश, जो फेवर में याचिकाएं दी गई हैं उनमें क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो अवैध तरीके से प्रॉपर्टीज पर कब्जा हो रहा था, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा हो रहा था, इस कानून के लागू होने के बाद कम से कम जो वक्फ ने कब्जा सरकारी संपत्तियों पर किया था उनको वापस ले लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए 7 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर याचिका डाली है और उसकी फेवर में याचिका डाली है। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, असम है। तमाम स्टेट्स ने ये कहा है कि इसमें जो विरोध किया जा रहा है वो गलत है। इस कानून के पक्ष में उन्होंने याचिका डाली है और कोर्ट में एक तरह से उन्होंने कोर्ट में जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, उनको रोकने की ये कोशिश उनके तरफ से है कि भाई अगर इन्होंने विरोध किया तो ये गलत विरोध है, क्योंकि इसके पक्ष में बात होनी चाहिए और ये जो याचिकाएं दी गई है ये याचिकाएं गैर जरूरी हैं। जी बिल्कुल रजनीश, लगातार यहाँ पर जब आपकी मौजूदगी है तो कुछ एडवोकेट्स भी यहाँ पर होंगे, उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। कहाँ पेच अटका हुआ है, मतलब किन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कानून बना है उसमें कुछ चीज़ों को दरकिनार किया गया है, जो सुझाव दिए गए थे उनको नहीं माना गया। बिल्कुल, देखिए जो लोग थे सुनवाई शुरू होने के पहले जिन लोगों से मेरी बात हो रही थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि हमें जो संशोधन किए गए हैं वो बिल्कुल कबूल ही नहीं है और अभी इमीडिएट इफेक्ट से इस कानून पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई करे और यही कारण है कि अंतरिम आदेश के डर से ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक केविएट फाइल किया है कोर्ट में कि किसी भी तरीके का अगर आदेश पारित किया जाता है माननीय न्यायालय की ओर से तो उसके पहले एक बार केंद्र सरकार की बातों को भी सुना जाए, दूसरे पक्ष की बातों को भी सुना जाए, इसलिए कैविएट लगाया गया है। तो जो पर इस समय बहस चल रही है इसमें जितने लोगों ने इसके विरोध में यहाँ पर याचिकाएं दी हैं कानून का विरोध करते हुए, उन लोगों की बातें सुनी जा रही है और उसके बाद फिर माननीय न्यायालय आगे तय करेंगे कि किस तरीके से बाकी जो पार्टीज हैं उनकी बात सुननी है, बाकी जो पिटिशनर्स हैं उनकी बात सुननी है। जी बिल्कुल, वक्फ संशोधन विधेयक जो कि पारित हुआ संसद से, उसके बाद कानून बना और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट में उसकी अंतिम परीक्षा हो रही है। जो दरगाह आला हजरत से 125 साल पुरानी एक
तंजीम है जो सोशल और फलाह बहबूद का काम करती है। वक्फ बिल जब गवर्नमेंट लाई तो उसमें कुछ ऐसी खराबियां हैं कि जिसका लीगल सेल ने अध्ययन करने के बाद ये पाया कि गवर्नमेंट की मंशा इन वक्फ अमला को सुरक्षित रखने की कम इन पर कब्जा करने की ज्यादा है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय में आए, हमारी लीगल सेल तमाम वकला उसमें लगे हुए हैं। आज वो पटिशन नंबर पर है, इंशाल्लाह उसमें बहस होगी और न्याय और फैसला हम लोगों के हक में होगा। उत्तर प्रदेश में तो कार्रवाई भी शुरू हो गई है, कई मदरसों को सील करने की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। जब अभी कानून बन गया है तो आपको क्या लगता है कि सरकार की क्या मंशा है? एक हंगामा है, महशर हो तो उसको बोलूं, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। हमारा इस वक्त सिर्फ पूरा का पूरा फोकस वक्फ बिल पर है, बाकी और चीजों पर हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहते। ये हमारे वकील साहब, इनके तमाम सीनियर सहयोगी साथी इस वक्फ बिल के खिलाफ जो पटिशन है उसकी पैरवी कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ उसी के लिए आए हैं। सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ का जो एसेस था उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, जो संपत्ति थी, और हमने जो नया कानून लाए हैं वो कानून जो है जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो युवा है, उनके फायदे के लिए होगा, उनके लिए वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा। अगर वक्फ के एसेस का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया होता तो ये गुमराह प्रोपेगेंडा है। नियत और मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हमारी कम्युनिटी इस चीज को ज्यादा बेहतर जानती है, वरना पूरे देश तो हमारी कम्युनिटी बेहतर जानती है कहा जा रहा है। और इधर कपिल सिब्बल जो तर्क रख रहे हैं उनके मुताबिक इस्लाम में उत्तराधिकार मृत्यु के बाद मिलता है, अधिकारी तय करेंगे संपत्ति किसकी। ये सवाल उन्होंने पूछा है क्योंकि जिला अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है, उनको ये अधिकार दिया जा रहा है कि वो संपत्ति को देखेंगे किस तरह से, क्योंकि जो मामले सरकारी संपत्तियों से जुड़े हैं, जो राजस्व रिकॉर्ड में संपत्तियां नहीं हैं, उनको जिला अधिकारियों को सौंपा जा रहा है। इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस्लाम में दखल देने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की कोशिश की जा रही है। तमाम आरोप कपिल सिब्बल लगा रहे हैं और कपिल सिब्बल की ओर से जो तर्क सीजीआई के सामने रखे जा रहे हैं उनको लेकर उन्होंने भी कहा है कि बहुत डिटेल में आप मत रखिए, बड़ी बड़ी बातें आप रखिए क्योंकि समय कम है। ये भी आपको बता दें कि 9 लाख एकड़ से ज़्यादा की जो ज़मीन है उसको लेकर ये पूरा मामला चल रहा है। प्रॉपर्टी किसको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, कैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इस बोर्ड में कौन कौन होंगे, ये संशोधन इस कानून में किया गया है। सरकार की ओर से हवाला दिया जा रहा है कि इससे जो मनमानी थी वो रुकेगी और जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी का वितरण हो रहा था उस पर भी ब्रेक लगेगा। इसके साथ ही सरकारी संपत्तियों पर जो कब्जा अवैध रूप से किया गया था उसे भी वापस लिया जाएगा। जो कानून है उसके पक्ष में है और वक्फ बोर्ड जो एक्ट है उसके अगेंस्ट में है, सब क्या पिटीशन है? देखिए, हमारा ऐसा कहना है कि वक्फ एक्ट 1995 के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो ड्रैकोनियन हैं, जिसको पूर्णतः खत्म होना चाहिए। और एक दो तरह की सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि जो आज एक बैच ऑफ पिटिशंस लगाई गई हैं जिसमें वक्फ एक्ट को चुनौती दी गई है, अमेंडमेंट एक्ट को, तो अगर एक ऐसी सिचुएशन बनती, क्योंकि उसमें उन्होंने स्टे की भी बात कही है, तो अगर स्टे की बात कही है तो जो पहले के प्रोविजंस हैं वो लागू हो जाएंगे। तो हमने कहा है कि वो प्रोविजंस को भी स्टे करना चाहिए क्योंकि वो सारे प्रोविजंस भी ड्रैकोनियन है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वक्फ एक्ट 1995 में ड्रैकोनियन प्रोविजंस अभी भी हैं जो अमेंडमेंट एक्सरसाइज से रह गए, उसको भी हमने चुनौती दी है। फॉर एग्जांपल, जो पर्सन एग्रीव्ड शब्द यूज है जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं और उनको ये ऑब्लिगेशन है कि उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करें, उनकी जमीन अगर चली गई है, उसको हमने चैलेंज किया है। वक्फ ट्राइब्यूनल पूर्णतः गलत है, सारे मामले सिविल कोर्ट जाने चाहिए, ये मांग हमने की है। सेक्शन 89 में अगर वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो नोटिस देने का प्रावधान है, उसको हमने चैलेंज किया है। शामला दा, जो एक गांव समाज की जमीन होती है, वो पूरी की पूरी जमीन वक्फ को घोषित कर दी गई है वक्फ की डेफिनेशन में, उसको हमने चैलेंज किया है। इसके साथ साथ और भी ऐसे प्रावधान है, सेक्शन 28 है, 29 है, सेक्शन 41 है, सेक्शन 36 है, जिन सब में डबल रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। इन सबको भी हमने चुनौती दी है और हमारी ऐसी मांग है कि वक्फ एक्ट 1995 के जो ड्रैकोनियन प्रोविजन है उन सबको स्टे किया जाए और जो अभी ड्रैकोनियन प्रोविजन रह गए उनको भी स्टे किया जाए। तो सर, जो नया एक्ट जो अमेंडमेंट सरकार ने किया है उससे स्थिति में कितना बदलाव? नहीं, देखिए, जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है वो काफी अच्छा है, काफी हमने कदम आगे बढ़ाया है। जैसे सेक्शन 3B आया है, 3C आया है, 3D आया है, वक्फ बाय यूजर को खत्म किया गया है और जो पूर्व में वक्फ बाय यूजर है, अगर उस पर डिस्प्यूट है तो वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा, ये सब उसमें मेंशन है। सारे वक्फ के डॉक्यूमेंट्स का दस्तावेज सबमिट करने का मैंडेट दिया गया सेक्शन 3B में। सेक्शन 3C में कहा गया कि सारी सरकारी संपत्ति वापस ली जाएंगी। सेक्शन 3D में कहा गया कि वक्फ का जो कानून है वो ASI संपत्तियों पर लागू
नहीं होगा। और वक्फ बोर्ड जो है उसमें जो उसका कॉम्पोजिशन है उसको भी बदला गया है, तो काफी बेहतर चीजें हैं। पर कुछ कुछ चीजें रह गई हैं, उसको हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने चुनौती दी है। दूसरा जो पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष से कहें तो उनका कहना है कि एक्ट अमेंडमेंट गलत है, उससे उनके हित प्रभावित होंगे। आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से तो अमेंडमेंट एक्ट सही है, और अमेंडमेंट एक्ट इस समय जो हित प्रभावित हो रहे हैं वो हिंदू समाज के हो रहे हैं, जो अन्य समाजों के हित प्रभावित हो रहे हैं। अगर ये कहना कि उनका हित प्रभावित हो रहा है तो मुझे तो उसमें कोई ऐसा प्रोविजन लगता ही नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर इस्लामिक लॉ ये कहता है कि वक्फ बिना वक्फ डीड के नहीं हो सकता है, तो यही बात तो सेक्शन 36 में लाई गई है। अगर वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट कोई भी किसी भी इस्लामिक लॉ में नहीं है, ना किसी माननीय कुरान में है, ना हदीस में है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? यही बात तो इस प्रोविजन में लाई गई है। तो यहाँ पे पॉइंट इन इशू ये, डिबेट ये है कि अभी भी ऐसे ड्रैकोनियन प्रोविजन है जो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे राइट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको चुनौती दी है। सर, बंगाल सरकार ने इसका मुखर विरोध किया है, कहा है कि हम लागू नहीं होने देंगे, क्या देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो बयान है ये असंवैधानिक है। ये सेंट्रल एक्ट है, केंद्रीय कानून है, और हर सरकार का ये दायित्व है स्टेट गवर्नमेंट का कि वो सेंट्रल एक्ट को इम्प्लीमेंट करे, लागू करे। तो आज क्या उम्मीद है सर आपकी पिटीशन? आज देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सारी पिटीशंस लगी हैं और अभी 2 बजे इसकी सुनवाई होगी, तो हम अपनी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। नए वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सीजेआई की ओर से भी अपनी बातें रखी जा रही हैं, क्योंकि जो वो सुनवाई कर रहे हैं, जो दलीलें उनके सामने पेश की जा रही है, उस पर सीजेआई की ओर से टिप्पणी भी की जा रही है। कपिल सिब्बल की ओर से आर्टिकल 26 का हवाला दिया और इसके साथ ही गैर मुस्लिमों के एंट्री को लेकर भी सवाल उठाए, जिस पर सीजेआई ने कहा कि 22 में से केवल 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे, जबकि कपिल सिब्बल का तर्क है कि 22 में से केवल 10 मुस्लिम हैं। हमारे साथ रजनीश लगातार जुड़े हैं। रजनीश, और क्या अपडेट है, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, 1985 का जो अधिनियम है, सीनियर जो एडवोकेट है कपिल सिब्बल, वो उससे पढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस नामांकन के जरिए पूर्ण अधिग्रहण की कोशिश है। उन्होंने 1995 का जो उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वक्फ का, वो पढ़ा है, और उसके बाद वो अब जो नामांकन के जरिए पूर्ण अधिग्रहण की बात कहते हुए 1995 का अधिनियम वो दिखा रहे हैं, और अभी का जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, नया स्ट्रक्चर, उसको दिखा रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं जो रिलीजियस प्रैक्टिस का जो एक फ्रीडम है, उस पर कुठाराघात है। तो वो लगातार अपनी दलीलें दे रहे हैं और वो कंपेरिजन कर रहे हैं कि 1995 में जो वक्फ का जो पूरा परफॉर्मा बना था और अभी जो नया संशोधन किया, उसमें कितना ज़्यादा बदलाव हो जाएगा। वो पूरा स्ट्रक्चर पढ़ के कोर्ट को बता रहे हैं कि कैसे अधिग्रहण, कैसे पूरी तरह से इसको अधिग्रहित कर लेने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को। जी, मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन बता रहे हैं कपिल सिब्बल, और साथ में उनकी ओर से सीजेआई ने कहा है कि आप ज़्यादा धार्मिक बातें ना करें, जो आपके पास फैक्ट्स हैं केवल उनको रखें। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि शुरू में सीजेआई ने कहा था कि वक्त कम है, ऐसे में उन तमाम बातों को ही रखा जाए जो कि ज़रूरी हैं और बाकी रीट से जो डिफरेंट हैं, क्योंकि सभी का एक ही प्रावधान पे अगर आपत्ति सभी की होगी तो उस पर समय जाया होगा और समय कम है। ऐसे में कपिल सिब्बल को वक्त दिया गया है और वो जब डाइवर्ट होने लगे कुछ पॉलिटिकल बातें करने लगे, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जो रीट आपने फाइल किया है उससे संबंधित बात करें, बोर्ड में क्या आप चेंजेस, इस प्रावधान में क्या चेंजेस के लिए कोर्ट जो है वो जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनका ख्याल करते हुए आर्टिकल 26 और 25 में जो चीज़ें दी गई हैं उनकी रियायत की जाएगी और उनके मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, संविधान के मुताबिक ही कोर्ट फैसला करेगा। तो क्या जो प्रोटेस्ट है, जो आप लोग का लगातार इस बात को आप आवाज़ उठा रहे हैं, कंटिन्यू रखेंगे? नहीं, ये तो सब लोग मिलकर करते, कोई बात फैसला लेंगे। इस पर तो चल रहा है जिस तरह से चल रहा है। हम लोग यही करते हैं कि कहते हैं कि देश के सब लोग इस सिलसिले में, हमारी लड़ाई किसी खास कम्युनिटी और वर्ग से नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो ये कानून लेकर आई है, जो कानून संविधान के खिलाफ है, इसकी वजह से हम लोग नाराज़ हैं। और आपके चैनल के ज़रिए से भी हम लोगों से पुरअमन एहतजाज की, पीस डेमोन्स्ट्रेशन की अपील कर रहे हैं और करते रहेंगे। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद को आपने सुना, मोहिबुल्लाह, जिनकी ओर से कहा गया है कि पूरी उम्मीद है उन्हें कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा और जो कानूनों के जरिए मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। तो फिलहाल सुनवाई रोकेगा और उसके बाद फाइनल ऑर्डर तक जब हम इंतजार करेंगे, तो ऐसा एक्ट ये सुप्रीम कोर्ट में कसौटी पे नहीं उतर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा। सरकार में भारतीय जनता पार्टी जो चाहे कर ले,
अपनी संख्या बल के आधार पर सीधे तौर के ऊपर एक बात है कि ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। संविधान की कई धाराओं का उल्लंघन है, जिसके बारे में हम सब ने पिटिशनर से अपनी पिटिशन में कहा भी है, उल्लेख भी किया है, और पूरी उम्मीद है कि ऐसे ग्रेव वायलेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर के ऊपर सरकार से सख्त सवाल करेगी और सरकार जवाब नहीं दे सकती है। ये बिल खत्म होगा। सर, क्या मुख्य बिंदु हैं जिनको आपने अपनी पिटीशन में उठाया है? किन देखिए सीधे तौर के ऊपर वक्फ बाय यूजर, जिसको इन्होंने ओरल को सीधे तौर के ऊपर रोक दिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रखता था पहले, आज की तारीख में ये सिर्फ समस्याएं खड़े करने के लिए है। वक्फ बाय यूजर को रोकना ओरल के ऊपर, वक्फ कौन कर सकता है, 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो आर्टिकल्स हैं उनका उल्लंघन है। गैर मुस्लिम सदस्यों का बोर्ड में आना, जबकि संविधान कहता है कि जो धार्मिक संगठन हैं उनमें उसी धर्म के लोग आते हैं, उसी धर्म के लोग उसे चलाते हैं। ऐसे में आप सिर्फ एक वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को लाके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, ये इंटेंशन गवर्नमेंट का साफ है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सीधे तौर के ऊपर वायलेशन है, और उन वायलेशन के ऊपर हमने बात की है। लिमिटेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको 12 साल का लिमिटेशन एक्ट किसी भी धार्मिक ट्रस्ट में नहीं होता, इसमें लगाया गया। हमने उस पर भी रिलीफ मांगी है। कई तरह की मोहम्मद अब्बास को भी आपने सुना, ये भी याचिकाकर्ता हैं। इनकी ओर से भी कहा गया है कि जो गैर मुस्लिमों का प्रवेश है, सबसे ज़्यादा आपत्ति उस बात को लेकर दर्ज कराई जा रही है। रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, और क्या अपडेट है? जी देखिए, अभी सुनवाई चल रही है। अपडेट ये है कि अब इस बात को लेकर बार बार जो आपत्ति की जा रही है, गैर मुस्लिम के अलावा जो प्रावधान है कि कितने दिन आपने बतौर मुस्लिम आपको अपने प्रूफ देना होगा। जो 12 साल की बैरियर की बात हो रही है, कैसे प्रूव होगा? अभी कह रहे थे कुछ वकील कि कुछ मुसलमान हैं जो अब रोजा नहीं रखते हैं, कुछ लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं, सबके अपने अपने पहनावे हैं, नाम भी बहुत लोगों के मिलते जुलते हैं। तो कितने लोग कितना प्रूफ देते रहेंगे कि मैं मुसलमान हूँ, और इस बात का प्रूफ कैसे दिया जाएगा? तो इसको लेकर भी आपत्ति है। इसकी भी चर्चा कोर्ट के अंदर चल रही है कि प्रूफ टू आइडेंटिटी की जो बात बार बार आ रही है उसके अंदर में, उस प्रावधान में, ये एक परेशानी का सबब आने वाले वक्त में बनेगा। तो इसको लेकर भी गैर मुस्लिमों के इंटरवेंशन को लेकर इसकी बात रखी गई है। पूरे स्ट्रक्चर के बात को कपिल सिब्बल ने बार बार कोर्ट के अंदर रखा है कि जो स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है ये एक परेशानी का सबब है। इन तमाम बातों को अंदर रखा गया और धीरे धीरे अब जो बाकी याचिकाकर्ता हैं उनको मौका दिया जाएगा कि कम समय में वो अपनी बातों को रख सकें। जी बिल्कुल रजनीश, ये मामला बेहद संवेदनशील है और कोर्ट में जो कुछ भी कहा जाएगा, जो भी फैसला होगा, वो एक लकीर खींचेगा लंबे समय तक। बिल्कुल, नए कानून की खामियां सिब्बल गिना रहे हैं। रजनीश अपडेट दे रहे हैं। जी बोलिए। राज्यों से तो सीजेआई की ओर से कहा गया है कि सभी याचिकाएं नहीं सुनी जा सकती हैं और इसके साथ ही नए कानून की खामियां कपिल सिब्बल की ओर से गिनाई जा रही हैं। नए कानून में क्या क्या लूप होल्स हैं उनके मुताबिक वो बता रहे हैं। सभी पुराने स्मारक सुरक्षित रहेंगे, सीजेआई की ओर से कहा गया है, क्योंकि एएसआई संरक्षित जो जमीनें हैं जिस पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है उन्हें छुड़ाने का प्रावधान इसमें रखा गया है। मुस्लिम उत्तराधिकार में दखल की बात कपिल सिब्बल की ओर से कही गई और इसके साथ ही सीजेआई की ओर से कहा जा रहा है कि सभी याचिकाओं को एक साथ नहीं सुना जा सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार सुनवाई इस मामले पर हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। सीजेआई के सामने अपनी दलीलें, अपने तर्क कपिल सिब्बल की ओर से रखे जा रहे हैं। कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया है कि मुस्लिम उत्तराधिकार में दखल देने की कोशिश की जा रही है, गैर मुस्लिमों को इसमें प्रवेश दिया जा रहा है, उन्हें अधिकार दिया जा रहा है, जबकि पहले बोर्ड में केवल मुस्लिम होते थे। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पर रखी जा रही कपिल सिब्बल की ओर से और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि संवैधानिक वैधता को वो चैलेंज कर रहे हैं और ये धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का प्रयास है। सरकार की मंशा पर वो सवाल उठा रहे हैं और इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने बताया है कि बोर्ड में पहले किस तरह से स्ट्रक्चर था और अब इसे किस तरह से बदला गया है। रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई इस मामले को लेकर हो रही है कि आखिर ये कानून संवैधानिक दायरे में है कि नहीं है, क्योंकि हालांकि संवैधानिक तरीके से कानून पारित हुआ बना है, पहले बिल पारित हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, उसके बाद अधिसूचना जारी हुई, लेकिन फिर भी इसकी संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इसके बावजूद इनका कहना है कि जो कानून है ये कानून ही गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। और अब वहाँ पर सीनियर एडवोकेट एम सिंह भी बोल रहे हैं। देखिए अंदर कोर्ट में एम सिंह भी अपनी बातों को रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इसमें कहाँ क्या दिक्कत है।
उन्होंने कहा है कि कैसे 4 में से 8 लाख जो हैं वो वक्फ बाय यूज़र हैं, तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो वक्फ से जुड़े होते हैं। तो इस पर किसी भी तरीके की अगर बात रखी जाए, सुनी जाए तो उस तरीके से सुनी जाए, क्योंकि बिल्कुल रजनीश, और दिलचस्प बात यहाँ पर ये सामने आ रही है कि जो धार्मिक स्मारक हैं, जो ASI संरक्षित हैं, उनको लेकर तो कहा ही जा रहा था कि वो जरूर वक्फ से वापस लिए जाएंगे अगर उन्होंने बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से, CJI की ओर से टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि ये सभी कम्युनिटीज पर लागू होता है कि जो धार्मिक स्थल हैं, जो पुराने हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, जिसमें जामा मस्जिद भी आती है। बिल्कुल, देखिए इस बात को बार बार कानून के पर जब चर्चा हो रही थी संसद के अंदर, वहाँ पर भी बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि जिनके जो धार्मिक स्थल है उनको किसी तरीके का नुकसान न पहुँचाया जाएगा। उनके पास जो भी जानकारी होगी, उनके पास जो भी प्रमाण होंगे, उस आधार पर उनके धार्मिक स्थलों को वहाँ रहने दिया जाएगा। जामा मस्जिद को लेकर भी बार बार बातें उठ रही थी और इसको लेकर ही यहाँ कोर्ट में भी इस बात की जब चर्चा हुई तो यहाँ पर भी माननीय न्यायाधीश ने कहा कि देखिए जो भी धार्मिक स्थल हैं और इस तरह के जामा मस्जिद जैसा जो स्थल है, इनको किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। और जब जामा मस्जिद कुछ दिन पहले था कवरेज के दौरान, तो वहां पर लोग बार बार इस बात की दलील दे रहे थे कि इस जामा मस्जिद को भी हटाने की बात चल रही है। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है, मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण है। और देखिए जो सीनियर एडवोकेट हैं AM सिंह भी, वो लगातार अपनी बातों को कोर्ट के अंदर रख रहे हैं। तो ये लगातार जो अब एक के बाद एक जो दलीलें हैं वो दी जा रही हैं कोर्ट के अंदर। जी बिल्कुल रजनीश, और यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो आर्टिकल 26 है वो धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि बार बार इसी का हवाला कपिल सिब्बल की ओर से दिया जा रहा था, जिस पर CJI ने कहा है कि ये सभी कम्युनिटीज पर लागू होता है, इसका केवल मुस्लिमों से संबंध नहीं है बल्कि ये धर्मनिरपेक्ष है। बिल्कुल, देखिए ये धर्मनिरपेक्ष उनका कहना था और ये जो पूरी परिस्थिति बनी हुई है इसमें बार बार इसी बात की दलील दी जा रही है कि सभी धर्मों का सम्मान होगा, किसी से किसी का हक नहीं छीना जाएगा। जो मिसकम्युनिकेट भी लोगों को, आम लोगों को करने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। तो इसके जरिए जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू एक्सरसाइज रिलीजन है या फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी है वो कहीं छीनने की बात ही नहीं है। जो 22 लोगों की 21 लोगों की कमेटी बनेगी उसमें 10 मुस्लिम होंगे, पिछले मुसलमान भी होंगे, महिलाएं भी होंगी। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता की जो बात होती रही है, वो जो नया वक्फ कानून बना है उसमें भी ये सब कुछ देखने को मिलेगा और कहीं किसी भी धर्म के लोगों को, धर्म के मानने वाले लोगों को किस तरह की परेशानी न होगी, इस बात के लिए बार बार आश्वस्त किया गया था। सदन में भी मंत्री भी वहां आश्वस्त करे थे और सदन के बाहर भी जो चर्चाएं चल रही हैं वहां भी ये आश्वासन देने की कोशिशें लगातार हैं। जी